नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दिलाने में लगे पाकिस्तान के मंसूबे को आज तगड़ा झटका लगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की दलील का जवाब देने उतरे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की ज्यूरी ने कुलभूषण का वीडियो दिखाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान का दावा है कि उस वीडियो में कुलभूषण का वो कबूलनामा है जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि कुलभूषण पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल था, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। वो वीडियो देखने से जांच के लिए भारत को चिट्ठी भेजने की बात कही। हमें जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है ये पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। भारत की तगड़ी दलील के आगे पाकिस्तान की एक दलील नहीं चली है और पाकिस्तान ने जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फर्जी वीडियो की बात कही, वीडियो दिखाने की बात कही, तो अदालत ने मना कर दिया कि हमें ये वीडियो नहीं देखना है। इससे पहले भारत ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरह से ईरान से कुलभूषण को अगवा करके पाकिस्तान लाया गया और जासूस बताया गया। President, members of the court, Pakistan failed to comply with all its obligations under Article 36. नीदरलैंड के शहर हेग स्थित पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में जब कुलभूषण जाधव के बचाव में हरीश साल्वे ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के दावे की धज्जियां उड़ती चली गईं। साल्वे ने बेहद साफ, सरल और अचूक अंदाज में उन तमाम बिंदुओं को कोर्ट में रखा जिसकी धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान ने भारत के कारोबारी कुलभूषण जाधव को रॉ का जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाई थी। India's case and its application, as I will explain later, sir, is that throughout the period of his incarceration in Pakistan and in the course of his trial, Jadhav has been denied consular access. India seeks restitution by way of annulment of the verdict in addition to other reliefs. हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव की सुनवाई में पाकिस्तान ने कूटनीतिक नियमों का पालन नहीं किया। जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई। जाधव की सजा के बारे में जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई। कुलभूषण जाधव के खिलाफ तैयार चार्जशीट भारत को नहीं दी गई। पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा देते समय मानवाधिकारों को ताक पर रखा। पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। भारत ने 16 बार गुहार लगाई, लेकिन जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। जाधव के माता पिता पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा आवेदन अभी तक लंबित है। हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डर जताया कि कहीं सुनवाई पूरी होने से पहले ही कुलभूषण को फांसी पर न चढ़ा दिया जाए। It is not in dispute that India has made innumerable requests since March 2016 for consular access. Pakistan admittedly did not provide consular access. India claims that the rights of the individual and the rights of India under Article 36 of the Vienna Convention have been violated all along from the time of the alleged arrest of Jadhav. Pakistan did not inform the consular post of India about the arrest of Jadhav at the time of the alleged arrest. भारत ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और सजा सुनाने की प्रक्रिया पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि इसे मजाक तक करार दिया। हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और जबरदस्ती बयान लिया गया। जाधव को सिर्फ उस बयान के आधार पर आरोपी बताया गया जो पाक सेना की हिरासत में उसे जबरन लिया गया था। 18 साल बाद भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में आमने सामने हैं। तब पाकिस्तान को मात खानी पड़ी थी और इस बार भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश होना तय है। गौरव सावंत, हेग, आज तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले ही दिन सदन में हंगामे के नज़ारे दिखे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कार्यवाही शुरू होते ही शोरगुल शुरू कर दिया। यहां तक कि राज्यपाल पर कागज फेंके गए। आज की तस्वीर से यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में कार्यवाही जल्दी पटरी पर आने वाली नहीं है। जहां यूपी की तरक्की का रोड मैप पेश होता, वहां कागज के पुलिंदे, जहां विकास पर बहस के तर्क वितर्क होते, वहां सीटियों का शोर सुनाई दे रहा है। यूपी विधानसभा में संसदीय मर्यादा की मौत हो रही। ये समाजवादी पार्टी के विधायकों की वो हरकत है जिसकी सिर्फ निंदा ही की जा सकती है। नई विधानसभा का पहला दिन और अखिलेश के विधायकों का ये कांड। आप समझ सकते हैं कि सदन में आने वाले दिन किस तरह के दंगल होने वाले हैं।
पहले दिन की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। तमाम विधायक वेल में आ गए, हाथों में प्ले कार्ड थे और जुबान पर नारेबाजी थी। सदन में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उन सीटियों की आवाज के जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक साथ लेकर आए थे। हद तो तब हो गई जब हाथों में कागज संभाले समाजवादी पार्टी के विधायक उन्हें राज्यपाल की ओर ही उछालने लगे। वो अब लेकिन आगाज से साफ हो गया कि सत्र में यूपी का ज्यादा भला नहीं होने वाला है। आज तो आलम यह था कि अखिलेश यादव सिर झुकाकर काम करने में तल्लीन दिखे और योगी आदित्यनाथ के पास इन हालात में मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो मर्यादा में रह करके हम लोगों ने सरकार का और उनके उद्बोधन का हम लोगों ने विरोध किया। ये विरोध चलेगा, हाँ, ये सदन से लेकर सड़क तक चलेगा। ताज्जुब की बात है कि समाजवादी पार्टी की ये कैसी रणनीति है और ये कैसी राजनीति। सत्ता हाथ से फिसल जाने का दुख तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह तो सत्ता में वापसी भी मुश्किल है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये विरोध उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ था, लेकिन सवाल ये कि विरोध का ये कौन सा तरीका था? क्या सत्ता पक्ष से विपक्ष में आते ही समाजवादी पार्टी संवैधानिक मर्यादा को भूल गई है? ये सांकेतिक विरोध था। अगर आप जिस मायने में कह रहे हैं, अगर उस मायने में होता तो हम लोग और भी कुछ फेंक सकते थे, लेकिन हम लोग महामहिम की मर्यादा समझते हैं, सदन की मर्यादा समझते हैं और जो माननीय सदस्य वो अपनी मर्यादा समझते हैं। ये सब तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है और विरोध करने का एक तरीका है, और कागज इसीलिए फेंका जाता है कि हम विरोध कर रहे हैं। वो गोला इसलिए फेंका जा रहा है, विपक्ष का काम है कि आप सावधान हो और फिर से अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचे। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, माय फर्स्ट डे इन द हाउस फर्स्टली, सो आई डिडंट इवन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट कि ये सही है, गलत है, क्या ये परंपरा ऐसी ही होती है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, मैंने पहली बार इस चीज को विटनेस किया। परंपराएं हैं विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की, बड़ी विरासत है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो मर्यादा रहनी चाहिए, बट जो मर्यादा है उसको बना के रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई में लगे कपिल मिश्रा ने आज अनशन तोड़ दिया है। कपिल मिश्रा 6 दिनों से अनशन पर थे। रविवार को कपिल ने दिल्ली पुलिस के नाम एक अपील जारी की थी और कहा था कि उन्हें जबरन अनशन तोड़ने पर मजबूर न किया जाए, लेकिन आज खुद ही कपिल मिश्रा ने अपना अनशन तोड़ दिया। इस अनशन को जबरदस्ती ना खुलवाया जाए, इस अनशन को जबरदस्ती ना तोड़वाया जाए, ये मैं देश के गृह मंत्री महोदय से, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। कल आप क्या कहाँ जाएंगे, क्या शिकायत सीबीआई जाऊंगा, उसके बाद सीबीडीटी एफआईआर दर्ज कराऊंगा ब्लैक मनी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद बागी बने कपिल मिश्रा की लड़ाई में आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कूद पड़ी। सुनीता ने कपिल मिश्रा पर ट्वीट के जरिए हमला किया, जिसका कपिल की तरफ से भी जवाब आया। पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा, कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। एक दिन पहले कपिल की इस धमकी के बाद केजरीवाल के डिफेंस में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आई। ट्वीट के जरिए सुनीता ने कपिल पर विश्वासघात करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कुदरत कभी भूल नहीं करती। कपिल मिश्रा ने विश्वासघात और झूठ के बीज बोए हैं, वही उन्हें काटने होंगे। ये केजरीवाल का इमोशनल दांव था। रविवार को कपिल मिश्रा का कैमरे के सामने बेहोश हो जाना, उनकी पत्नी और मां का जंग जारी रखने का ऐलान करना, तो आज केजरीवाल की पत्नी का जज्बाती ट्वीट जारी करना। कपिल मिश्रा ने मौके को भांपा और थोड़ी ही देर बाद ट्वीट का जवाब ट्वीट से देने के लिए हाजिर हो गए। सुनीता जी साधना में रत पत्नी हैं, उन्हें अंदाजा नहीं उन्हीं के घर में कैसे कुचक्र रचे जाते हैं। वो अपना धर्म निभा रही हैं। सुनीता जी सच से अनजान है, अपने पति के पतन से परेशान हैं। उनकी हर गाली सिर मारते, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहूँगा। अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं, कभी अपनी धर्मपत्नी को सामने लाते हैं। मेरे संस्कारों में
मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी की धर्मपत्नी या किसी की माता जी के बारे में बोलना नहीं सिखाया गया, मैं कभी नहीं बोलूंगा। कपिल के ट्वीट के बाद सुनीता ने भाई कार्ड चला। मुझे दीदी बोलते थे, घर में 2 करोड़ आए बताते तो। अच्छा 5 तारीख को कब आए पता ही नहीं लगा, चाय पूछती थी ना आपसे हर बार। केजरीवाल पर भाई बहन की जंग में कपिल के आखिरी ट्वीट में नया ट्विस्ट आया। उन्होंने केजरीवाल पर पत्नी के फोन से ट्वीट करने का आरोप लगाया और लिखा कि सर, सुनीता जी का फोन उन्हें लौटा दें। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि खुद तो मौन में बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं, और उनकी पत्नी को बुलवा रहे हैं वो इस तरह की अपील करने के लिए और उनका बचाव करने के लिए। कपिल केजरीवाल की जंग में अब तमाम तरह के हथियार आजमाए जा रहे हैं। रिश्तों को मोहरा बनाया जा रहा है। केजरीवाल की राजनीति के अंदाज को कपिल मिश्रा ने अपना लिया है। गुरु चेले में जबरदस्त राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को खत्म करने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस में आज सरकार ने कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ट्रिपल तलाक को खत्म कर देती है तो सरकार सबके अधिकार की सुरक्षा वाला कानून बना देगी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर बहस जारी रही। केंद्र सरकार ने आज पूरी ताकत से 3 तलाक को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश की। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दूसरे देशों की मिसाल दी। संविधान पीठ के सामने बहस कुछ यूं चली। अटॉर्नी जनरल का तर्क था, सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र और सूडान जैसे देश भी 3 तलाक को खत्म कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं? निकाह और तलाक मजहब का हिस्सा नहीं, पर्सनल लॉ संविधान की अनदेखी नहीं कर सकते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ संविधान के ही नहीं अल्पसंख्यकों के भी संरक्षक हैं। अटॉर्नी जनरल ने नई दलील देते हुए कहा, यह अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यक होने का मामला है। चीफ जस्टिस का सवाल था, आप जो कह रहे हैं उससे तो अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, तलाक के तीनों रूप एक तरफा हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्हें खत्म करे। चीफ जस्टिस का अगला सवाल था, अगर हम तलाक के तीनों तरीकों को खत्म कर दें तो तलाक कैसे दिया जाएगा? इस पर अटॉर्नी जनरल बोले, हम कानून बनाएंगे। हम हर तलाक को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो एक तरफा होती है, ये उन्होंने कहा। और इसको कोर्ट ने कहा कि हम इसमें अभी नहीं जा रहे हैं। हमने तो सिर्फ 3 तलाक का जो मसला है वो पिकअप किया है और इसके आगे हम नहीं जा रहे हैं। इसके आगे जैसा है वो जब कभी वक्त आएगा तो देखा जाएगा। आज की बहस में केंद्र सरकार ने 2 टूक अंदाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुखालफत की। हालांकि संविधान पीठ ने यह भी पूछा कि हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव क्या धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सुधार को केंद्र में रखकर किए गए? इसका अटॉर्नी जनरल कोई जवाब नहीं देता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस्लामिक कानून के मुताबिक तलाक के तीनों तरीके औरतों के साथ भेदभाव करते हैं और एक तरफा हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी दलीलों की शुरुआत करते हुए ये कहा कि हर कानून में कहीं न कहीं पुरुषों की प्रधानता है और ये सिर्फ इस्लामी कानून तक ही सीमित नहीं है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि 3 तलाक को खत्म कर दिया जाए। बहरहाल ये बहस अभी जारी रहेगी और चौथे दिन भी सुनवाई होगी। कैमरामैन विपिन के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। दिल्ली के पंजाबी बाग में जबरदस्त हादसा हुआ। एक कार फ्लाईओवर से टकराकर नीचे गिर गई। 2 छात्रों की मौत हो गई, 5 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये सभी छात्र एग्जाम देने नरेला जा रहे थे। कार की स्पीड बहुत तेज थी, संतुलन खो बैठी कार और उसके बाद ये गंभीर हादसा हुआ। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत मुश्किल से छात्रों को जो फंसे हुए थे कार में लोगों ने निकाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता बस सबसे कुछ ही पलों में आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।